हेलो फ्रेंड, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूसीएल पर पूरी तरीके से आधारित है। यूसीएल में अप्लाई करने से लेकर के और फाइनल स्टेज तक, यानी कि जो हमारा मशीन रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब हम काम स्टार्ट करते हैं तब तक की पूरी प्रक्रिया लाइव हम आपको दिखाने वाले हैं। आज स्क्रीन पर भी हम आपको दिखाएंगे और साथ साथ में मैं आपको पूरी प्रोसेसिंग में बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो है मशीन रजिस्टर हो चुका है और मैंने काम करना भी प्रारंभ कर दिया है। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं और उसके बाद फाइनली हमारा मशीन रजिस्टर होता है और हम काम स्टार्ट करते हैं। तो यूट्यूब पे दोस्तों बहुत सारे वीडियो बने पड़े हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी है बहुत सारे वीडियोस में, और बहुत बीएलई मित्रों के दिमाग में भी कन्फ्यूज़न है। तो इसलिए मैंने सारा कन्फ्यूज़न आज इस वीडियो में ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से निश्चय कर लिया हूँ कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैंने 7 स्टेप्स बना लिया है इस पूरे प्रक्रिया का कि आपको 7 स्टेप्स करने होंगे यूसीएल पर काम करने के लिए, यानी आधार का काम करने के लिए आपको 7 स्टेप फॉलो करना होगा। वो 7 स्टेप मैं आपको बताऊंगा। कुछ स्टेप्स मैं स्क्रीन पर ले चल करके आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर ही दिखाऊंगा और कुछ स्टेप्स जो मैं अभी आपको सामने आपसे बात करके आपको बता दूंगा। तो वो मेरा 7 स्टेप्स क्या है यूसीएल की प्रक्रिया के लिए जो मैंने पूर्ण किया है, और मैं आज यूसीएल पे काम करना शुरू कर चुका हूँ। मेरा मशीन रजिस्टर हुई 3-4 दिन से अधिक हो गया है दोस्तों। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे पहला स्टेप होता है यूसीएल में काम करने के लिए आपको, वो होता है यूसीएल के लिए अप्लाई करना। और उसके बाद यूसीएल का अप्लाई आप तभी कर पाएंगे जब सीएससी बैंक बीसी आपके पास होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूसीएल अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप सीएससी से बैंक बीसी हैं तो ही आप अप्लाई करें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि हमारे पास भी मेल आ गया है, मैं अप्लाई कर देता हूँ, नहीं हूँ बीसी तो क्या है पता नहीं चलेगा, बट फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सर के पास बैठ करके मैंने देखा है, वहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं कि कौन बीसी है कौन बीसी नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरत है आपको सीएससी से बैंक बीसी होना। अगर आप बीसी हैं तो ही आप यूसीएल के लिए अप्लाई करेंगे। हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप आ गया है कि अगर आप बैंक बीसी हैं, यूसीएल के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, तो आपका क्रेडेंशियल कब बनेगा और कैसे बनेगा, तो आपको उसके लिए सेकंड स्टेप को फॉलो करना होगा। सेकंड स्टेप है स्टैटिक आईपी का इंटरनेट कनेक्शन, यानी आपके पास ऐसा इंटरनेट का ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए जिसमें आपका प्राइवेट नेटवर्क हो, आपका स्टैटिक आईपी प्राइवेट हो, जो चेंज ना होता हो। तो ऐसे स्टैटिक आईपी लेने के लिए आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही लेना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारे मित्रों का कन्फ्यूज़न है, प्रॉब्लम है कि यार हम तो गांव में बैठे हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक ब्रॉडबैंड लाइन कहीं नहीं आई हुई है, हम कैसे स्टैटिक आईपी लगवा लें, हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन कैसे लें, हम तो यूसीएल पे काम नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। मैं एक गाँव में बैठा हूँ, मैं भी एक गाँव का वीएलई हूँ, और मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और जहाँ पे मैं बैठा हूँ मेरे चारों तरफ 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर के नज़दीक कोई सिटी नहीं है जहाँ पर कोई वायरलेस कनेक्शन या कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल हो। अब मैं 30 किलोमीटर दूरी पर कैसे कनेक्शन ले सकता हूँ, तो इसका भी समाधान मैंने आपको आगे मैं वीडियो में बताऊँगा जब स्टेप वाइज मैं आपसे बात करूँगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि स्टैटिक आईपी विथ इंटरनेट, अगर आप शहर में हैं या आप ऐसे जगह पर हैं जहाँ पे आपको बीएसएनएल का या जियो का फाइबर ऑप्टिक केबल या ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल जा रहा है, तो आप आसानी से 5-6 दिन में आपको स्टैटिक आईपी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसे जगह पर हैं जहाँ पे आप बैठे हैं और वहाँ पे दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, तो आप वेट करिए, इसी वीडियो में आगे बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा, आपको मैं पूरा समाधान उसका बताऊँगा। मेरा भी 40 किलोमीटर की दूरी पर था और मैंने किस प्रकार से स्टैटिक आईपी लिया है, कैसे मैंने कनेक्शन करवाया है और मेरा मशीन रजिस्टर हो गया है दोस्तों, मैं काम भी कर पा रहा हूँ। ये प्रक्रिया भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा तीसरे स्टेप पे पहुँचते हैं। स्टैटिक आईपी का कन्फ्यूज़न अभी मैं आपको वीडियो में दूर करूँगा। थर्ड जो ऑप्शन है वो क्रेडेंशियल एंड पासवर्ड। अब जब आप स्टैटिक आईपी आप सबमिट कर देंगे, स्टैटिक आईपी अपने स्टेट हेड को सबमिट कर देंगे, आपको मेल के ज़रिए जो गूगल फॉर्म भेजा जाएगा उसमें आप जब स्टैटिक आईपी सबमिट कर देंगे, तो कुछ दिन के बाद आपको आपका क्रेडेंशियल एंड पासवर्ड मेल पर UIDAI के माध्यम से आ जाएगा। जो आपका मेल अगर
रजिस्टर्ड होगा आपके आधार में, तो वहाँ पे मेल आपको मिल जाएगा और आपका क्रेडेंशियल मिल जाएगा। अगर क्रेडेंशियल आपको मेल नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आपको जो एक्सेल फाइल आएगी उसमें भी आप अपना क्रेडेंशियल चेक कर सकते हैं, आपका क्रेडेंशियल बन जाएगा अगर आप स्टैटिक आईपी सबमिट कर देते हैं तो। लेकिन सबसे पहले ध्यान रहे आपका सीएससी बैंक बीसी होना जरूरी है, फिर स्टैटिक आईपी होना जरूरी है, और थर्ड स्टेज पे आप पहुंचेंगे आपका क्रेडेंशियल और पासवर्ड आएगा। अब फोर्थ स्टेज क्या है, फोर्थ पॉइंट पे फोर्थ स्टेप है कि आपका लैपटॉप कौन सा होना चाहिए। अब तो स्टैटिक आईपी आ गई, क्रेडेंशियल आपका आ गया, अब तो आप खुश हो गए कि अब मेरा मशीन रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे मित्रों का मैं अभी आपको एक्सेल पे दिखाऊंगा कि लैपटॉप और टीपीएम की वजह से उनका मशीन रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, वो फंसे पड़े हैं। एक बार मशीन रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल आती है, उनका लैपटॉप ठीक नहीं है, उनका टीपीएम ठीक नहीं है, उनका लैपटॉप नहीं रजिस्टर हो पाता है। तो मैं आपको बताऊंगा फोर्थ पॉइंट पे कि आपका लैपटॉप कौन सा होना चाहिए और उसका टीपीएम वर्जन आपको कैसे चेक करना है, ये भी मैं आपको ऑनलाइन ऑन स्क्रीन चेक करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि लैपटॉप आप कैसे करें। हो सकता है कि आपको लैपटॉप ना खरीदना पड़े, आप अपना लैपटॉप चेक करें, अगर उसमें भी टीपीएम वर्जन एक्टिव है, टीपीएम इंस्टॉल्ड है, उसमें टीपीएम चिप है, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट पे हम चलेंगे, वो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड डिवाइसेस। अब हमारा जो पांचवा पॉइंट है, अगर आपका मशीन रजिस्ट्रेशन होना है तो आपके लिए क्रेडेंशियल पासवर्ड होना, स्टैटिक आईपी होना। स्टैटिक आईपी आप सेकंड स्टेप में दे देंगे, क्रेडेंशियल आपका थर्ड स्टेप पे आ जाएगा, लैपटॉप और टीपीएम आपका फोर्थ स्टेप है। और इन दिनों आप वेट कर रहे होंगे स्टैटिक आईपी सबमिट करके कि मेरा मशीन रजिस्टर कब होगा, मेरा मशीन रजिस्टर कब होगा। लेकिन आपका मशीन रजिस्टर होगा जब आपका लैपटॉप और टीपीएम वर्जन परफेक्ट होगा, सॉफ्टवेयर आप पहले से इंस्टॉल करके रखे होंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर आपको कैसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या करना है, सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल करके कहां तक आपको रेडी रखना है और डिवाइसेस कौन कौन सी आपको रेडी रखनी है। ये पांचवा स्टेप है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड डिवाइसेस। सिक्स स्टेप में आपको बताने वाला हूं कि मशीन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको क्या क्या करना होगा। मशीन रजिस्ट्रेशन आपका जब L1 प्रोसेस में होगा तो आपको क्या करना होगा, वो छठवां पॉइंट है हमारा, यानी 6 पॉइंट है। अब सातवां पॉइंट हम आपको बताएंगे कि डाटा मैचिंग ऑन सर्वर L2 प्रोसेस। ये भी मशीन रजिस्ट्रेशन की ही एक प्रक्रिया है जो डाटा मैचिंग करवाता है ऑन सर्वर, और उसके बाद में आप अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 7 पॉइंट पे आज हम बात करने वाले हैं यूसीएल पे, और सातों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि सभी वीडियो को आपको बहुत ज़्यादा ढूंढ के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हम स्टैटिक आईपी के लिए वीडियो देखें, क्रेडेंशियल के लिए देखें, लैपटॉप के लिए देखें, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आप मेरा ये एक वीडियो देखिए, बिना स्किप किए हुए फाइनल स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे यूसीएल के। तो दोस्तों, अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगता हो तो वीडियोस को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा से सभी बीएलई भाइयों को सपोर्ट करता आया हूं और अच्छी जानकारी के साथ ही, फाइनल जानकारी के साथ ही मैं वीडियो हमेशा लेकर के आता हूं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो आपका एप्सन प्रिंटर होता है, एचपी प्रिंटर होता है, कैनन का प्रिंटर होता है, इससे रिलेटेड मेरे इस चैनल पर टेक्निकल बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। मैं ऑनलाइन प्रिंटर भी आप लोगों का सॉल्व कर देता हूँ, प्रॉब्लम जो भी आपका सर्विस रिक्वायर्ड का प्रॉब्लम होता है किसी भी प्रिंटर में या जो भी समस्याएँ आती रहती हैं, तो भी आप इस नाते कम से कम हमारा चैनल सब्सक्राइब करें कि अगर आपको कभी आप सीएससी बीएलई भाई हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी, हमारे जो टेक्निकल वीडियोस होते हैं जिसमें मैं प्रिंटर के बारे में बताता हूँ, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल भी पड़ा होता है नीचे, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको चारों तरफ से सपोर्ट ही कर रहा हूँ, इस नाते कम से कम हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से कि आपको यूसीएल के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट बना रखा है। फर्स्ट पॉइंट, यूसीएल अप्लाई सीएससी बैंक बीसी, यानी आपको यूसीएल के लिए अप्लाई करना है यदि आप सीएससी बैंक बीसी हैं तो। बाकी ऐसे ये 7 पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं जिसका डिस्कशन मैंने आपसे पहले ही कर लिया है, तो थोड़ा समय कम होने का था क्योंकि 7 पॉइंट्स पे हमें डिस्कस करना है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं लिंक भी डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्लिक करके और इस वाले ऑप्शन पर आप पहुंच सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं कैसे अप्लाई करना है। वैसे ही मिनिमाइज करता हूँ दोस्तों, ये लिंक है यहाँ पे eseva.csccloud.in UCL डिफॉल्ट, ये वाला लिंक मैं डाल दूंगा और इस पे आप क्लिक करके, इस लिंक पे आप क्लिक करके इस पेज पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आपको डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका CSC ID और आपका डिजी मेल ऑलरेडी लिखा होगा, यहाँ से आपको प्रोसीड कर जाना है। प्रोसीड करते ही आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा, इस फॉर्म को पूरी तरीके से आप फिल कर लेंगे। मुझे
अच्छी तरीके से विश्वास है कि आप आराम से फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल कर ले जाएँगे। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डियर वीएलई यू हैव ऑलरेडी फिल्ड यूसीएल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, चूंकि मैंने पहले से ही फॉर्म भर लिया है इसलिए ये वाला ऑप्शन आ रहा है। इसको मैंने ओके कर दिया, यानी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया आपका जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। आपको यूसीएल के लिए अप्लाई करना है, यदि आप सीएससी बैंक बीसी हैं तो उसमें सारा प्रोसेस आपको सामने फॉलो कर जाना है और आपका। तो दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी का होना हमारे पास, तो स्टैटिक आईपी हम तभी ले सकते हैं जब हमारे पास आसानी से कहीं पे हमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल जाए। तो दोस्तों ब्रॉडबैंड कनेक्शन आसानी से तभी मिलेगा जब आपके क्षेत्र या आपके एरिया में वायर कनेक्शन होगा इंटरनेट का, तभी आप स्टैटिक आईपी आसानी से पा सकते हैं। दोस्तों अन्यथा की स्थिति में आप वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको स्टैटिक आईपी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा ये एक्सपेंसिव होता है। और ये इंटरनेट कनेक्शन आप 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी से भी इसको ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जितना दूरी पर आप यूज़ करेंगे डिवाइसेस उतना ज़्यादा ही पेमेंट आपका बढ़ता चला जाएगा, उतना ज़्यादा ही महंगा हो जाएगा। दोस्तों मैंने 40,000 रुपये, लगभग 35 से 40,000 रुपये मेरा खर्च हुआ है 40 किलोमीटर दूरी पे मैंने इंटरनेट कनेक्शन करवाया है, वो भी वायरलेस के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर हमने देखा कि हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन मिल रहा है। मैंने कैसे फाइंड किया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखेंगे, चलते हैं वेब ब्राउज़र की तरफ। यहाँ से फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल में टाइप करना है माइक्रोटिक लाइट 5 इमेज। दोस्तों ये कैसे काम करता है सबसे पहले हम ये देखेंगे। ये जो डिवाइसेस सारी दिखाई दे रही हैं आपको, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, ये जो छोटी बड़ी सब डिफरेंट आपको दिखती हैं, ये ऐसे ऊपर काफ़ी ऊंचाई पे आपको लगाना पड़ता है, 100 फीट 80 फीट 60 फीट, जितनी ज़्यादा दूरी पर आप ले जाएंगे नेटवर्क उतना ज़्यादा ऊंचा आपको ये डिवाइस फिट करना पड़ेगा। मैंने दोस्तों इसे 110 फीट ऊंचाई पर बांधा है 40 किलोमीटर दूरी के लिए। बाकी अगर आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर के रेंज में ले जाना चाहते हैं तो आप 50-60 फीट पे भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 5-6 किलोमीटर के रेंज में यूज करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से छोटी छोटी डिवाइसेस जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये छोटी डिवाइसेस को भी आप यूज कर सकते हैं और इससे आपको कनेक्शन मिल जाएगा। दोस्तों मैंने जो डिवाइस यूज किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि अगर आप 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी पर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, इस तरह से आपको नेटवर्किंग करवाना होगा। ये जो आपका आईएसपी जो भी होंगे वो अपने साइड में एक डिवाइस लगाएंगे और आपके साइड में एक डिवाइस लगाएंगे। एक जगह ब्रिज बनेगा, दूसरी जगह स्टेशन बनेगा और एक जगह से नेटवर्क आएगा, दूसरा नेटवर्क रिसीव करेगा। इस प्रकार से आप 40 किलोमीटर दूरी पर भी नेटवर्क यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको स्टैटिक आईपी मिल जाएगा। और इस डिवाइस से एक वायर निकलेगा, वो वायर सीधे आपके मॉडेम में आके लगेगा और फिर मॉडेम से जो आपका लैन केबल निकल के वो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में लग जाएगा और आपको इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिल जाएगी और इसमें आपका स्टैटिक आईपी भी आपको मिल जाएगा। स्टैटिक आईपी दोस्तों ये ऐसे जैसे एक आईपी एड्रेस होता है 192.168.6.51, ये 3 डॉट से 4 डिजिट डिफरेंट होते हैं। टोटल ये 4 अलग अलग भागों में बटे होते हैं डाट के द्वारा। ऐसे ही एक आईपी एड्रेस होता है और जो स्टैटिक आईपी होता है वो एकदम एग्जैक्ट होता है। कभी भी अपने कंप्यूटर में आप चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे आप एक नया टैब लिख करके लिखेंगे यहाँ पे माई आईपी, तो जैसे ही माई आईपी लिखेंगे आपको यहाँ पे ऐसे आईपी एड्रेस आपका ऐसे दिख जाएगा। तो इस टाइप आप माई आईपी लिख करके अपना आईपी एड्रेस आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो परमानेंट आपको आईपी एड्रेस होना चाहिए, कभी चेंज नहीं होना चाहिए। ये उसी केस में मिल सकता है जब आप स्टैटिक आईपी लेंगे, वरना जैसे ही आपका स्टैटिक आईपी चेंज होगा आपका यूसीएल मशीन बंद हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। इसलिए फर्जी आईपी आप ना डालें, आप रियल आईपी स्टैटिक आईपी रजिस्टर करा करके ही गूगल फॉर्म को फिलअप करें जब आपसे आईपी एड्रेस मांगा जाए। तो दोस्तों मैंने इस टाइप का डिवाइस नहीं लगाया है, मेरे पास जो 40 किलोमीटर का डिवाइस है मैं आपको दिखाऊंगा नीचे इसी गूगल में, आप देखेंगे जो सर्च, इस टाइप का डिवाइस मेरे यहाँ लगा हुआ है। ये 2 डिवाइस, एक डिवाइस जहां से नेटवर्क आया है वहां पे लगा हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, और दूसरा स्टेशन बना हुआ है, और इस तरीके से हम नेटवर्क यूज कर पा रहे हैं और काफी अच्छा स्पीड मुझे दे रहा है। बिल्कुल कभी भी 1 सेकंड के लिए भी डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैं आपके सामने जो नेट यूज कर रहा हूं मैं उसी ब्रॉडबैंड का ही कनेक्शन यूज कर रहा हूं प्रेजेंट टाइम में। तो दोस्तों इस टाइप से आपको स्टैटिक आईपी गांव में भी मिल जाएगा, 30-40 किलोमीटर की दूरी पर भी आप नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इसे ऑनलाइन आपको परचेज नहीं कर लेना है कि आप इसकी वेबसाइट पे जाएं और इसे परचेज कर लें, क्योंकि अगर आप इसे परचेज कर लिया आपने और आपके आसपास 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूरी पर भी कोई
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको नहीं मिलेगा तो आप उस मशीन का क्या करेंगे? फिर तो वो खिलौना हो गया, सिंपल आपके लिए ये सारी मशीनें। तो दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप सिंपल फिर से गूगल खोलें और यहाँ पे लिखें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नियर मी। जैसे आप ये लिखेंगे आपको आपके नजदीकी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की, जैसे मैंने यहाँ पे जब सर्च किया तो मुझे ऐसे अपने क्षेत्र में मैंने माई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नियर मी, तो यहाँ हाइपरनेट लिख करके आ गया जो भी है यहाँ पे से काफ़ी, ये 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इस पर क्लिक करेंगे इस लोकेशन पे और आपको यहाँ पे पूरा डिटेल मिलता चला जाएगा इनका। यहाँ से नीचे बहुत सारा क्वेश्चन आंसर होगा, यहाँ पे इनका फेसबुक पेज होगा और कहीं ना कहीं आपको इनका कॉन्टेक्ट डिटेल तो मिल ही जाएगा। मान लीजिए आपको फ़ोन नंबर नहीं मिल पा रहा है तो आप वहाँ तक चले जाइए 30-40 किलोमीटर और उनसे जाकर के बात कर लीजिए फेस टू फेस कि हमें सर इसी डिवाइस के माध्यम से हमारे यहाँ कनेक्शन करवा दीजिए। वो सिंपल तैयार हो जाएंगे कनेक्शन करने के लिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा ये आपके लिए, आप उनसे बोल दीजिए सर हमारा करवा दीजिए 2-4 हज़ार रुपए, कोई बात नहीं है, आप जरूर वो कनेक्शन आपका करवा देंगे। तो इस टाइप आपको स्टैटिक आईपी मिल सकता है। तो दोस्तों ये रही स्टैटिक आईपी। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है। तो दोस्तों जैसे आप स्टैटिक आईपी सबमिट करेंगे उसके 10 दिन के अंदर आपका क्रेडेंशियल मेल आ जाएगा। आपको मेल आएगा, उसमें आपका क्रेडेंशियल UIDI से और अब उसका पासवर्ड दोनों आपके पास आ जाएगा। और जैसे क्रेडेंशियल आता है, पासवर्ड आता है, आप बहुत खुश हो जाते हैं कि अब मेरा चलने वाला है UCL, अब मैं आधार का काम कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों अभी दिल्ली दूर है, थोड़ा सा अभी आपको और वेट करना पड़ेगा क्योंकि क्रेडेंशियल बनने के बाद आपको आपका लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे मित्रों का क्या हुआ है कि लैपटॉप उन्होंने गलत रखा हुआ था, उसमें TPM नहीं था और उनका रजिस्ट्रेशन करते समय रजिस्टर नहीं हो पाया। आपका क्रेडेंशियल आएगा, फिर 15 दिन वेट करने के बाद, 20 दिन वेट करने के बाद आपको एक गूगल फॉर्म आएगा भरने के लिए कि उसमें आपने एनीडेस्क नंबर डाल दीजिए जिससे आपका मशीन वो रजिस्टर कर दे। तो सिंपल आपने अपने लैपटॉप पे एनीडेस्क इंस्टॉल किया और आपने वो भेज दिया एनीडेस्क, और जो लैपटॉप आपने इंस्टॉल कर रखा है जिसमें एनीडेस्क जो आप आधार के लिए यूज करना चाहते हैं उसका आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेक कर रखा है, और उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेक तो करना ही करना है, साथ में आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना है, डिवाइसेस लगा करके रखनी है, फिर आपका मशीन रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया L1 प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको देख लेना है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले, यानी 5 नंबर पे जाने से पहले 4 नंबर को आपको कंफर्म करना है कि हमारा जो लैपटॉप है दोस्तों वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो आप पहले सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप अपने लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन चेक करिए। आप अपने कंप्यूटर के माई कंप्यूटर यानी दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करिए, यहां से प्रॉपर्टीज में क्लिक करिए। प्रॉपर्टीज में क्लिक करके आप यहां पे देख लीजिए कि आपका जो प्रोसेसर है वो i5 है या नहीं है, i3 है। दोस्तों यहां पे भी मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं, अगर आप UCL पे काम करना चाहते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा कि i5 ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, i3 है तब भी चलेगा, i3 है तब भी चलेगा, आई एम रिपीटिंग अगेन। लेकिन i3 होना इंपॉर्टेंट है, i5 हो तो भी बेटर है क्योंकि i5 और भी बेटर है। यहाँ पे जनरेशन देखेंगे, ये 10 स्टार्ट है इसलिए ये 10 जनरेशन है, यहाँ पे 9 से स्टार्ट होगा तो 9 जनरेशन होगा, 8 से स्टार्ट होगा तो 8 जनरेशन होगा, 7 से स्टार्ट होगा तो 7 जनरेशन होगा। दोस्तों मैंने आपसे एक बात बताई थी कि अगर आपके पास लैपटॉप है i3 का पहले से ही, अगर आपके पास i3 का लैपटॉप पहले से ही है तो आप अपने लैपटॉप के दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में देखें और यहां पर जो 10 लिखा हुआ है इसकी जगह पर अगर पहला डिजिट 7 हो और i3 हो तो आपको बहुत खुश होने की जरूरत है कि आपको नया लैपटॉप नहीं खरीदना पड़ेगा। यानी 7 जनरेशन से ऊपर, 7 जनरेशन हो, 8 जनरेशन हो, 9 जनरेशन हो या 10 जनरेशन हो, सब पे चलेगा आपका UCL, और i3 हो तो भी चलेगा आपका UCL। लेकिन अगर आप i5 ले लेते हैं, 10 जनरेशन ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसको तो चलना ही चलना है। मैंने अभी जल्दी ही रिसेंटली ये मॉडल परचेज किया, इसमें 8 GB का रैम भी लगा हुआ है, ये SSD पे है, काफ़ी अच्छी स्पीड में चलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने की अभी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपको अपना TPM चेक करना है। i3 लैपटॉप अगर आपके पास है और 7 जनरेशन है तो आप अपने लैपटॉप का TPM चेक करिए। अभी यहाँ पे i5 10 जनरेशन है तो जाहिर सी बात है इसमें TPM है, लेकिन आप अपने
लैपटॉप में चेक करिए उसमें टीपीएम है कि नहीं है। आपको टीपीएम कैसे चेक करना है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। आपको अपने कंप्यूटर में करना है और यहाँ पे लिखना है RUN रन। जैसे आप रन लिखेंगे फिर रन वाले एप्स को खोलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे TPM.MSC, यहाँ पे लिखा हो। जैसे आप इसे इंटर करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा टीपीएम मैनेजमेंट ऑन लोकल कंप्यूटर। इतना सब कुछ खुल के आ जाए तो तुरंत अब आपको पूरा खुश होने की जरूरत है। अगर आपका i3 कंप्यूटर है 7 जनरेशन है तो उसमें ये टीपीएम वर्जन जरूर अवेलेबल होगा। यहाँ पे वर्जन 2.0 है, ये 1.2 हो दोस्त तब भी चलेगा। ये 2.0 है ये तो चलेगा ही चलेगा, 1.2 हो तब भी आपका लैपटॉप चल जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो जानकारी दे रहा हूं इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर आपका i3 है, टीपीएम 2.0 है तो आपको नया लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो लैपटॉप और टीपीएम वर्जन कंफर्म हो गया है। अब हम चलेंगे 5 स्टेप की तरफ, यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ऑन डिवाइस। आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो दोस्तों आपको मेल तब तक आ चुका होगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। मैं आपको मेल दिखा दे रहा हूं कि मेल कैसे आता है सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने के लिए। यहां पे हम थोड़ा सा बैक जाएंगे और यहां पे देखेंगे अभी मैंने इसे जो मेल आया है इसी टाइप का मेल आता है। इसमें दोस्तों वैसे लिखा रहेगा कि i5 होना चाहिए, 9 जनरेशन होना चाहिए। दोस्तों मैंने खुद सर से मिलकर के बात किया है और मैंने खुद भी कई ऐसे मित्रों का देखा है जिनका i3 था, 7 जनरेशन था, उनका भी मशीन रजिस्टर हो गया है और चल भी रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ पे दिया गया है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। तब तक ये मेल भी आपको आ जाएगा और यहाँ से सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर लेना है। जब ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लेंगे 3.3, 4.2, 0.85.1 तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और ये आप किसी ड्राइव में अपने रख लीजिए। इसे आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे रख रखा है आधार न्यू सॉफ्टवेयर। ये पूरा फाइल है, ये आधार एनरोलमेंट क्लाइंट है जो मैंने डाउनलोड किया है। इसको आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हेयर, जैसे एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे ये बोलेगा कि आपने पहले से एक्सट्रैक्ट कर रखा है तो आप इसे, मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ, आप दोबारा से इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके बाद में सारी चीजें दी हुई हैं। आपको मेन जो है 5 पॉइंट पे आना है, आधार एनरोलमेंट क्लाइंट, और यहां से आपको इस पे डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देना है। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आपको मैं बताऊं कि आपके डेस्कटॉप पे इस तरह का एक आधार क्लाइंट, आधार एनरोलमेंट क्लाइंट बन जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये बन जाएगा, आपको आपका ये सॉफ्टवेयर नहीं खुलेगा। जब तक नहीं खुलेगा जब तक आपकी मशीन रजिस्टर नहीं होगी। लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आपको क्या करना होगा, क्योंकि मैंने सब कुछ कर रखा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं, आप ये सब कर लीजिएगा। जब मशीन रजिस्टर हो जाएगा तो एक ये सॉफ्टवेयर आपके सामने डेस्कटॉप पे आ जाएगा और दूसरा ECA। तो ECA ऐप आपके सामने, ECA में आपको सारी फाइलें आपको अपलोड कर देनी है। तो मेरे सामने ECA का ऐप्स खुल रहा है, ये आपको कर लेना है कंप्लीट। इसमें आपको अपना यूजर आईडी क्रेडेंशियल फाइल सेलेक्ट करना है। लेकिन ये क्रेडेंशियल फाइल तभी आप सेलेक्ट करेंगे जब आप क्रेडेंशियल फाइल आपका एक्टिवेट होगा। तो क्रेडेंशियल फाइल आपको एक्टिवेट कैसे करना है दोस्तों, ये मैं बताऊं। यहां पे क्रेडेंशियल फाइल आएगा ही नहीं, कोई भी क्रेडेंशियल फाइल नहीं आएगा जब इसे पहली बार आप खोलेंगे। तो आपको क्या करना होगा, अपने कंप्यूटर में जाना होगा, इसको मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं, और यहां से जो आधार न्यू सॉफ्टवेयर आएगा जब ये पूरा आप खोलेंगे तो यहां पे प्रॉक्सी एंड यूजर क्रेडेंशियल लिख करके आएगा। आपको ये यूजर क्रेडेंशियल और यूजर क्रेडेंशियल का ये जो दोनों फाइल है, ये यूजर क्रेडेंशियल, इन दोनों को आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद अपने C ड्राइव में जाना है आपको, और फिर UIDI अथॉरिटी में जाना है, और फिर आधार एनरोलमेंट क्लाइंट पे जाना है, और फिर इसमें आपको फिर यहाँ पे आपको ऊपर ही नहीं पेस्ट कर देना है दोस्तों। आपको यहाँ डाटा वाला फोल्डर दिखाई दे रहा है, डाटा फोल्डर में जाएंगे तो ये ऑलरेडी मैंने दोनों फाइल पेस्ट कर रखा है। जब ये दोनों फाइल आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तभी ECA में जो ये ECA विंडो खुलेगा, इसमें तभी आपका नाम आएगा। और यहाँ पे मैंने UP करके लिख दिया, और यहाँ से हम यहाँ पहला वाला अपना जो मेरा ID है, मैं अपना ID डाल रहा हूं। इसको जैसे मैं डालूंगा मेरा नाम यहां पे आ जाएगा ऑलरेडी। फिर ऑपरेटर आईडी, यहां पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। ये सब कुछ डालने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे लॉगिन करेंगे इस तरह से आपका फाइल खुल जाएगा। ये मशीन मेरी रजिस्टर हो चुकी है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस कॉपी ऑफ एनरोलमेंट क्लाइंट इज रजिस्टर। ये मेरी मशीन रजिस्टर है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ लिख करके आएगा
दिस कॉपी ऑफ एनरोलमेंट क्लाइंट इज नॉट रजिस्टर, यहां पे नॉट लिख करके आएगा। आपको यहां पे क्या करना होगा, लोकल एनरोलमेंट में जाना होगा और उससे पहले आपको डेटाबेस मैनेजमेंट अपना कर लेना होगा। यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट पे आप जाएंगे और यहाँ इंपोर्ट रजिस्ट्री डाटा लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी रजिस्ट्री डाटा को यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। ये फाइल जो मैंने अभी आधार इनरोलमेंट क्लाइंट जिस ड्राइव में मैंने रखा है उसको ओपन करना है। तो आधार न्यू सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैंने इंटरनल रखा हुआ था। तो यहाँ पे जो ये फाइल हमें करना है, ये इंपोर्ट रजिस्टर डाटा करना है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे रजिस्टर डाटा करके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रार डाटा है। तो रजिस्ट्रार डाटा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको ओपन करके इंपोर्ट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखा है और मेरी मशीन रजिस्टर, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ये कर लीजिएगा। फिर सेकंड ऑप्शन मैंने यहाँ पे बताया आपको, सेकंड वाले में यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट नेम डिक्शनरी। फिर वही आपको ओपन कर लेना है अपना ड्राइव जहाँ पे आपका फाइल रखा हुआ है। और आधार न्यू सॉफ्टवेयर मैंने करके इसको रख लिया था और यहाँ पे हम जाएंगे तो नेम डिक्शनरी भी यहाँ पे आ रहा है, ये इसको भी आप ओपन करके और इंपोर्ट कर देंगे। मैंने कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि मैं ये दोनों कर चुका हूँ। इसके बाद में डेमोग्राफिक स्क्रीन पे आएंगे, सेकंड वाले पे यहाँ पे भी आपका सब कुछ फिल होगा। फिर क्लाइंट सिक्योरिटी आएगा। क्लाइंट सिक्योरिटी पे आने के बाद में इंपोर्ट यूजर क्रेडेंशियल, आपको क्रेडेंशियल फाइल इंपोर्ट करना है। डाटाबेस में 2 फाइल इंपोर्ट करना है और क्लाइंट सिक्योरिटी में 1 फाइल। क्या इंपोर्ट करना है आपको, यहाँ पे क्रेडेंशियल। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इसी पॉइंट 3 डॉट वाले पॉइंट पे फिर यहाँ से वही सॉफ्टवेयर डी, फिर आधार न्यू सॉफ्टवेयर और फिर से यहाँ पे आप अपना फाइल सर्च करेंगे तो आपको आपका यहाँ पे यूजर क्रेडेंशियल प्रॉक्सी फाइल है, इसको ओपन कर देंगे और इसको इंपोर्ट कर देंगे। फाइल आपका इंपोर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इसको फिर क्लाइंट अथॉरिटी पे आप आएंगे वापस। फिर आप लोकल एनरोलमेंट अपना देखना चाहते हैं कि मेरा आया इसमें कि नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जल्दी से अपना आधार नंबर डालना है और आधार नंबर आप जैसे डालेंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे तो आपका नाम सबसे ऊपर लिस्ट में आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको स्टार्ट एनरोलमेंट है। ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सिर्फ इतना ही कर लेंगे, इसके बाद आपका मशीन रजिस्टर हो जाएगा। ये ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया आपको नहीं करनी है। ऑनबोर्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। डायरेक्ट आपका फाइल आपका वो लॉगिन हो जाएगा जो डेस्कटॉप पे है। दोस्तों जब आपका मशीन रजिस्टर करेंगे तो सिर्फ थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं रजिस्ट्रेशन करते समय में। ये जो आपकी मशीन आईडी है, इसी मशीन आईडी को वो रजिस्टर कर देते हैं और इस पर ये रजिस्टर दिखने लगता है। ये एनीडेस्क आईडी आप देते हैं, मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर आपका मशीन रजिस्टर हो जाता है। जब ये प्रोसेस मशीन रजिस्ट्रेशन का कब आएगा नंबर, ये मैंने अभी आपको यहाँ पे जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन डिवाइस में कर देंगे उसके बाद अपना एनीडेस्क नंबर, आपको एक मैसेज आएगा गौरव सर का, गौरव त्यागी सर का। उसमें आपका एनीडेस्क नंबर, सीएससी आईडी, लोकेशन और कॉन्टेक्ट डिटेल सारा कुछ आप दे देंगे। फिर जैसे आपने सारा डिटेल एनीडेस्क नंबर भर दिया दोस्त, उस टाइम पे आप लैपटॉप से 1 सेकंड के लिए मत हटना, वरना आपका मशीन रजिस्ट्रेशन तुरंत हो नहीं पाएगा, आप काफी परेशान होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब आप वो फाइल पे, जब आप अपना मैसेज में जो लिंक आएगा उस लिंक पे आप अपना एनीडेस्क नंबर, सीएससी आईडी इत्यादि फिल कर दें और एनीडेस्क ओपन करके, और ध्यान रहे लैपटॉप आपका सही होना चाहिए जैसे मैंने अभी आपको बताया। और ये ध्यान रहे कि जो इंटरनेट उस समय कनेक्ट करना दोस्त, वो वही इंटरनेट कनेक्ट करना जो आईपी आपने दे रखा है, जो नेटवर्क आपने लगा रखा है। ऐसा नहीं कि एनीडेस्क नंबर दे दिया सर अभी हमारा मशीन रजिस्टर कर देंगे, लो मोबाइल से कनेक्ट कर देता हूं वाईफाई से। दोस्तों उस टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और सीधा लिख करके आएगा चेंज ऑफ आईपी एड्रेस, ये मैसेज आपको आ जाएगा। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। मशीन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको सेम इंटरनेट कनेक्ट कर रखना है, वही इंटरनेट कनेक्ट कर रखना है, उसी लोकेशन पे रखना है मशीन। तो आपका पहला जो स्टेप है मशीन रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो लास्ट L2 होगा उसमें क्या करेंगे, आपके डाटा को मैच करा देंगे UIDAI के पोर्टल सर्वर पर। और आप सारा फाइनल होने के बाद, यानी कि डाटा मैचिंग ऑन सर्वर होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आपको अब फाइनल हो गया है। अगर L2 आपका हो गया यानी सेकंड वाला आपका सर्वर पे रजिस्टर हो गया। इस प्रक्रिया में भी दोस्त आपको मैं बताना चाहूंगा, मशीन रजिस्ट्रेशन फर्स्ट से सेकंड के टाइम के बीच में आपको एक मेल आएगा, वो भी मेल मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। ये आपका जो मेल आएगा, ये मेल आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि
यहाँ पे मेल आ जाएगा, आपसे मांगा जाएगा वेरीफायर का पूरा डॉक्यूमेंट और डिटेल मांगा जाएगा। वेरीफायर का पूरा डिटेल और पूरा ये फाइल जो है बना करके आपको भेजना होगा। यहाँ पे पूरा वेरीफायर का डिटेल होगा, ये सब एक पीडीएफ बना करके आपको मेल करना होगा। जैसे आप इसे मेल करेंगे उसके 1-2 दिन के अंदर आपका L2 वाला प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। जैसे L2 वाला प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा दोस्त, आप ये जो ऊपर डेस्कटॉप पे आपका है आधार एनरोलमेंट क्लाइंट, इसको डबल क्लिक करेंगे। इसको डबल क्लिक करते ही आपका मशीन स्टार्ट हो जाएगा। आपको सिंपल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनबोर्डिंग का कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल इसमें लॉग इन कर लेंगे। मैं यहां से आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूं। वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है दोस्त, इसलिए मैं ये वीडियो अब थोड़ी देर में यहीं पे खत्म करने वाला हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा प्रोसेसिंग कैसे करना होता है, पूरा कंप्लीट प्रोसेसिंग यानी एक आधार कार्ड अपडेट कैसे करना है, इसका पूरा वीडियो मैं आपको ऑनलाइन देने वाला हूं। तो अंत में मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले अभी ये प्रॉब्लम चल रहा था लोगों के दिमाग में कि जिन कस्टमर का मोबाइल नंबर रजिस्टर है आधार कार्ड में, क्या उन्हीं का केवल अपडेशन हो पाएगा? तो ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। अगर यूसीएल है तो अगर मोबाइल नंबर आदमी का रजिस्टर्ड ही है तो वो एड्रेस तो खुद से चेंज कर लेगा हमारे पास, या यूसीएल सेंटर पे जाने की जरूरत क्या है, उसे आधार सेवा केंद्र पे जाने की क्या जरूरत है? दोस्तों, अगर किसी का मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप उसका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर कर पाएंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका नेम, यानी कि जो भी चीजें चेंज करनी है, करेक्शन करनी है, आप सारा कुछ कर ले जाएंगे। मोबाइल नंबर आप खुद रजिस्टर कर देंगे यदि किसी का रजिस्टर नहीं है तो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां पे मैं दिखा देना चाहता हूं, ये मशीन मेरी पूरी तरीके से रेडी है। यहां पे फिंगरप्रिंट डिवाइस कनेक्टेड है, आइरिस डिवाइस कनेक्टेड है, प्रिंटर कनेक्टेड है। ये लोकेशन डिवाइस अभी निकला हुआ है, क्योंकि लोकेशन डिवाइस यहां ऑलरेडी मैंने ये लोकेशन इसको सेव करा दिया है। लोकेशन डिवाइस दोबारा से लगा करके अपडेट करेंगे तो ये लोकेशन डिवाइस भी यहां पे बताने लगेगा और फिर यहां से आप एनरोलमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा। अगर आप सीएससी वीएलई हैं तो चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं प्रिंटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको देता रहता हूं। आपके प्रिंटर कहीं भी बनवाने ले जाएंगे, 1000-2000 रुपए दे करके आएंगे, खुद 2 मिनट में ठीक कर लेना होता है यार, जस्ट कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस आप हमारे साथ बने रहिए हमेशा के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।